Hello everyone, I am Kartika and as you people know that we people were discussing the chapter consumer right. हम लोग consumer right का discussion जो है chapter का पूरा कर चुके हैं. अब इस वाले सेशन में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज पार्ट. तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम एक्सरसाइज पार्ट जो है इस चैप्टर का शुरू करेंगे. सो क्वेश्चन आंसर्स हैं. एज वी पीपल नो दैट क्वेश्चन आंसर इज द ओनली वे टू नो दैट हमें कितना चैप्टर समझ में आया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला क्वेश्चन आप लोग बुक्स के अंदर अपनी देखिए और मैं आपको फिर भी स्क्रीन पर दिखाती हूँ. पर मैं हमेशा बोल रही हूँ जब भी हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई भी टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, आप लोग जो है प्लीज़ जो अपनी बुक है उसको अपने पास रखा कीजिए ताकि आप लोग रेफर कर पाएँ उसको. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं बुक में. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड इन दी मार्केट प्लेस. रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत जो है वो मार्केट प्लेस में क्यों पड़ता है और हमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जो है इसको आंसर करना है. सो आंसर लिखते हैं इसके लिए. वी आर डिस्कसिंग द एक्सरसाइज पार्ट. और आंसर है हमारा पहला कि क्यों जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस को का होना एक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहले उसका आंसर ले लेते हैं. रूल्स और रेगुलेशंस का होना ज़रूरी क्यों है? पहला है टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर. टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट and rights of consumers. तो कंज्यूमर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है रूल और रेगुलेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के अंदर. और ऑल्सो टू प्रोवाइड देम विथ स्पीडी रिड्रेसल. और क्यों ज़रूरत है उन रूल्स और रेगुलेशंस का होना? ताकि उनको आसानी से इंसाफ मिल सके. टू प्रोवाइड people with speedy redressal of their grievances. इस वजह से जो है वो ज़रूरी है मार्केट के अंदर एक रूल्स और रेगुलेशन का होना. ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड. इसका कोई एग्जाम्पल है हम लोग. तो अगर कोई इंसान जो है उसने किसी दुकान से कोई भी चीज़ खरीदी है, मान लीजिए एक पेन खरीदा है, तो और उसको लगता है कि जो पेन है वो डिफेक्टेड वो ले आया है, तो जो कंज्यूमर है वो उस पेन को जो है वापस लेके जा सकता है उस इंसान के पास. तो छोटी सी बात हो गई. ठीक है, अब 10-20 रुपये के लिए, 50 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए हम इतना वो नहीं करते हैं. यही मान लीजिए किसी ने बल्क के अंदर पेन खरीदे, बल्क के अंदर, और तकरीबन जो है ये पेन उसने खरीदे किसी दुकान से या किसी बंदे से जो कि रिटेलर है या जो भी है, उससे उसने खरीदे तकरीबन 60-70 हज़ार के उसने पेन खरीदे. इतना उसने पेन, इतने अमाउंट के जो पेन हैं उसने इतनी क्वांटिटी में बल्क में उठाया. मान लीजिए सारे पेन का जो लॉट है वो निकला डिफेक्टेड, या उसमें से आधे पेन का जो लॉट है वो निकला डिफेक्ट. सो अब जो है या तो वो इंसान जो है उस बंदे के पास वापस लेके जाए पेन और उसको बोले कि भाई आपके तो पेन ख़राब निकले हैं ये वो, और हम लोगों को जो है वो या वापस रखिए, हमें नए पेन दीजिए. और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो क्या है, वो कोर्ट के पास जा कर के उस बंदे पे केस कर सकता है. वेरी सिंपल. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड. जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो मेनली क्यों होते हैं? वो होते हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो कि उनके साथ कुछ गलत हो जाए और कोई अनफेयर प्रैक्टिस उनके साथ हो जाए, और फिर उनको जो है इजी वे के अंदर जो उनको वो एक तरीके से
उसका समाधान मिल जाए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What factors gave birth to the consumer movement in India? कौन से फैक्टर्स है जिन्होंने कंज्यूमर मूवमेंट जो है इंडिया की उसको एक तरीके से जन्म दिया, और इसका हमें एवोल्यूशन जो है वो ट्रेस करना है। तो टॉकिंग अबाउट दिस वे पीपल सी, आई विल बी जस्ट डिस्कसिंग दिस विद यू पीपल। डिस्कसिंग दिस पीपल सी, जो एवोल्यूशन है कंज्यूमर मूवमेंट का, किस तरीके से ये एक मूवमेंट बना, किस तरीके से जो है ये मूवमेंट चला, उसकी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो किस वजह से आया, ड्यू टू सोशल रीजंस। तो ये मूवमेंट क्यों आया अगर हम लोग देखें, द मूवमेंट इमर्ज्ड ड्यू टू सोशल रीजंस। सोशल रीजंस की वजह से जो है ये मूवमेंट शुरू किया गया। ओके, नेक्स्ट पीपल सी, ये क्यों ज़रूरी था, ताकि जो कंज्यूमर्स है उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके, उनको उनके साथ जो है जो ट्रेडर्स अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं वो ना कर पाए। तो इट केम, पहला हो गया मूवमेंट जो है वो सोशल रीजंस की वजह से। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोटेक्ट दी कंज्यूमर्स। तो नेक्स्ट है कंज्यूमर्स को बचाने के लिए जो है वो ये मूवमेंट शुरू किया गया। ओके, नेक्स्ट वी पीपल सी दैट दिस वाज डन, जैसे कि फूड शॉर्टेजेस जब हो रहा था, रैम्पेंट फूड शॉर्टेजेस था, होर्डिंग जो था वो चल रहा था, ब्लैक मार्केटिंग चल रहा था, जो एडल्ट्रेशन है फूड के अंदर, एडिबल ऑयल के अंदर, वो चल रहा था। तो जो डिससेटिस्फैक्शन था कंज्यूमर्स के अंदर, उसने इस मूवमेंट को जन्म दिया, और इसकी वजह से कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो 1960s के अंदर कहीं शुरू हुई, और जो कंज्यूमर हैं उन्होंने अपने जो कंसर्न्स थे वो रेस करने उन्होंने शुरू करे। So people see that this movement, it started somewhere in 1960s. Consumers raised their voices after a long time dissatisfaction after a long time dissatisfaction due to the unfair practices of the ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स के जो गलत प्रैक्टिसेस था उनको बहुत समय तक झेलने के बाद जो है उसके बाद कंज्यूमर्स ने ये स्टेप लिया कि वो इसके खिलाफ लड़ेंगे। इन द ईयर इन 1960। तो जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं टिल 1970s, वो engaged थी in writing articles and holding exhibitions. So we people see that consumer organizations were or in 1970s were occupied by fighting आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं जो हूँ पेज को टर्न कर रही हूँ ताकि हम लोग का जो काम है वो स्पीडी चलता रहे। आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए। दिस इज आफ्टर फाइटिंग, सॉरी, दे वर फाइटिंग वाया or through, they were fighting through holding exhibitions
exhibitions, writing articles, in order to raise the consciousness ऑफ पीपल। तो यही कोशिश जो है ऑर्गेनाइजेशंस करती जा रही थी कि लोगों को किसी तरीके से वो जागरूक करें। तो ये तरीका जो उन्होंने अपनाया, वो कभी आर्टिकल लिख रहे थे, कभी एग्जीबिशंस कर रहे थे। उसके बाद हम जानते हैं, हमने डिस्कस किया कि एक अपसर्ज हुआ, कंज्यूमर ग्रुप्स जो हैं 1980 के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये एक देयर हैज़ बीन एन अपसर्ज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स 1980s के बाद से। और हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम पे currently there are 700 consumer organizations in India। 700 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसके अंदर काम कर रही हैं। लोगों के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियसनेस वो लेकर के आ रही हैं। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है। और हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर जा रही है। कौन से उनके राइट्स हैं वो लोगों को बताए जा रहे हैं। सो जो कंज्यूमर मूवमेंट है इंडिया के अंदर, वो उसने गवर्नमेंट जो है से इन्फ्लुएंस है और वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड वी पीपल सी दैट द गवर्नमेंट enacted COPRA, that is Consumer Protection Act, Consumer Protection Act in the year 1986, ताकि वो लोगों के इंटरेस्ट को बचा सके। So this was about second question. Now moving on to the next question. Let's see in the book. Third question says, explain the need for consumer consciousness by giving two example. क्या ज़रूरत है लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की? दो एग्जाम्पल से जो है हम इसका आंसर दें। तो कंज्यूमर कॉन्शियसनेस जो है उनके राइट्स को लेकर के, उनकी ड्यूटीज़ को लेकर के, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम दो चीज़ों के अंदर देखें, पहला तो ये है, ये इम्प्रूव कर सकता है मार्केट के अंदर कंडीशंस को, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा चॉइसेस बना सकते हैं एक कम प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो हम आंसर देते हैं, आंसर नंबर 3। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? पहला रीज़न हो जाएगा हम लोगों का कि to improve the market conditions, to improve the market conditions, मार्केट की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, और जो वो कंडीशंस जो कि कंज्यूमर्स को कम रेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस दे सकता है। और नेक्स्ट है that to reduce the incidence of consumer exploitation. So to reduce consumer exploitation, तो ये जो है वो दो तरीकों से हम जो है लोगों के अंदर जागरूकता हम लोगों को फैलाने की ज़रूरत इन वजह से है। दो हमने रीजन दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन। Let's look at the fourth question. Mention a few factors which cause exploitation of consumers. कुछ factors बताइए जिसकी वजह से exploitation होता है consumers का। Very easy, हम लोग इसको कितना डिस्कस करते हैं, मैंने आप लोगों के साथ ही कितना डिस्कस किया था। तो कुछ factors जिनकी वजह से consumers को exploit किया जाता है वो हैं, आंसर नंबर 4, कंज्यूमर्स को जिन वजह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, पहला हो जाएगा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड
कंज्यूमर्स, तो इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं वो डिस्पर्स्ड हैं और वो इतने यूनाइटेड नहीं हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर कोई वो नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि हमारे यहाँ पे डिफेक्टिव माल और गलत तरीके से जो है ट्रेडर्स वो गलत प्रैक्टिसेस करके जो है वो सामान दे देते हैं। सो पहला हो जाएगा दैट कंज्यूमर्स आर नॉट that well organized or well known to the fact to their rights. Okay, so I'll be say less informed, or I will be say ignorant people. पहला तो लोगों की गलती। दूसरा अगर मैं इसको दूं तो दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और लैक ऑफ प्रॉपर एक फॉर्मल जो जिस तरीके से चीज़ें बेची जानी चाहिए वो नहीं होती। जैसे काफ़ी टाइम पे आपको कैश मेमोज नहीं दिए जाते, जो आपने सामान खरीदा है उसकी पर्ची नहीं दी जाती है आपको, तो वो भी एक रीज़न है। तो इट विल बी लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट। डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट, गलत एडवर्टाइज करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की वजह भी जो है वो एक रीज़न है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट इज इसके बाद जो गवर्नेंस है वो भी इतना अच्छा नहीं है, जो सरकार है वो भी इतना इफ़ेक्टिवली स्टेप्स नहीं ले पा रही है, इस वजह से भी जो है वो लोगों को दिक्कत आ रहा है। फोर्थ फैक्टर इज लैक ऑफ proper governance. These are some factors जिसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन इज what is the rationale behind the enactment of Consumer Protection Act 1986? तो क्या रीज़न है जिसके वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको बनाया गया है या उसको लिया गया है, जैसा भी आप लोग इसको समझें। तो अब इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं कि क्या रीज़न है इस एक्ट को बनाने के पीछे। तो एक सिंपल रीज़न है कॉपरा को बनाने के पीछे, द रीज़न बिहाइंड the enactment of COPRA (1986) was to safeguard consumers and their interest against their exploitation, उनको एक्सप्लॉइट ना करे कोई, इससे बचाने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया। ऑल्सो टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स with right to seek redressal against unfair trade practice.
इस वजह से जो है वो कॉपरा इट केम इनटू पिक्चर। सिंपल। आगे चलते हैं टुवर्ड्स द 6th क्वेश्चन। Describe some of your duties as consumers if you visit a shopping complex in your locality। तो आपका कंज्यूमर होने के नाते क्या ड्यूटी बनता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये कोई इतना लिखने वाला आंसर नहीं है, तो मैं आपको इसके बस डिस्कस करके जो है छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। अगर मैं गई होती तो मैं क्या करती वहाँ पर, अगर मैं गई हूँ किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, तो मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं चेक करूँ जो भी मैं चीज़ खरीद रही हूँ उसको प्रॉपरली, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका एक्सपायरी प्रोडक्ट का मुझे उसको अच्छे से देखना है, उसका एक्सपायरी डेट अच्छे से देखना है। फिर मुझे अपने आप को उस प्रोडक्ट के लिए, मुझे जब मैं उसे कोई ख़रीद रही हूँ तो मुझे उस प्रोडक्ट को ख़रीदते समय थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मुझे जो है बेवकूफ़ ना कोई बनाए, और जो है मैं कमोडिटी को एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा पे ना खरीदूं, मुझे ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और मेरे को ये भी देखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई वे करके लेने वाला सामान है तो वो भी प्रॉपरली मुझे वे करके दे रहा है सामने वाला बंदा, मुझे ये भी देखना चाहिए। मुझे उसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड मार्क्स है, मान लीजिए मैं गोल्ड खरीदने गई हूँ तो उसके ऊपर जो है हॉलमार्क लगा है नहीं लगा है, अच्छी क्वालिटी का गोल्ड है नहीं है, मुझे ये सब भी चेक करना चाहिए। These are some things that I will be looking at when I'll go to some shopping complex and I'll be shopping for myself. This is how I will be dealing with it. So let's move on to the next question. That is the 7th question. Suppose you buy a bottle of honey and biscuit packet. अब आपने एक बॉटल हनी का खरीदा है और आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा है। Which logo or mark you will have to look for एंड वाई। अब आपको कौन सा मार्क जो है वो देखना होगा जब आप इन चीज़ों को ख़रीद रहे हैं। तो इन चीज़ों को ख़रीदते हुए हम कौन से मार्क को ध्यान में रखते हैं। अगर हमने एक हनी का बॉटल ख़रीदा है और एक हमने बिस्किट को ख़रीदा है, तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। फूड के लिए, जो फूड आइटम्स के लिए जो मार्क आता है दैट इज़ एग मार्क। तो एग मार्क जो है वो हम लोगों को देखना होगा, और ISI जो है हम लोगों को मार्क देखना होगा। तो इस तरीके से जो है हम काम करेंगे। तो इसलिए क्योंकि जो सर्टिफिकेशन है वो हमें ये बताता है कि जो प्रोडक्ट है वो सही है। तो हम इस तरीके से जो है वो काम करते हैं, ये मार्क्स जो है हम लोग देखते हैं। तो इजी सोल्यूशन था। आगे चलते हैं। इतना कोई एक्सप्लेनेटिव सोल्यूशन नहीं है इसका, इस वजह से अब मैं आगे बढ़ रही हूँ इसके साथ। इस क्वेश्चन के बाद आगे चलते 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 8 क्वेश्चन इज व्हाट लीगल मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एम्पावर द कंज्यूमर्स इन इंडिया। क्या लीगल मेजर्स जो हैं वो लिए गए हैं, जो गवर्नमेंट है इंडिया की उन्होंने लिए हैं कि वो कंज्यूमर्स को एम्पावर कर पाए, कंज्यूमर्स को सशक्त करने के लिए क्या स्टेप्स जो हैं वो सरकार ने लिए हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दैट, कुछ लीगल मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिया है वो मैं यहाँ पर आपको लिख करके दूंगी। तो जो गवर्नमेंट है उसने किस तरीके से काम किया है, सरकार ने किस तरीके से जो है वो काम किया है, कुछ लीगल मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो पहला हम बात करते हैं, सरकार ने लिया है कंज्यूमर सेल्फ हेल्प। ये जो कंज्यूमर है वो अलर्ट होना चाहिए जब वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है, और इस तरीके से जो है वो खुद को बचा पाए। पहला हो जाएगा कंज्यूमर सेल्फ हेल्प। उसके बाद हो जाएगा अगला वाला जो है वो हो जाएगा कंज्यूमर्स एसोसिएशन। तो कुछ कंज्यूमर एसोसिएशंस जो हैं उसके थ्रू काम जो है वो इजी हो जाता है। लोग जो हैं, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है, दे विल बी गवर्नमेंट रेगुलेशंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्टली इट विल बी कुछ जो वो है हो जाएगा इस तरीके से जो है कुछ स्टेप्स सरकार ले करके
लोगों को बचा सकते हैं, लीगल मेजर्स। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। मेंशन सम ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन ईच। कुछ जो है कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में हम लोगों को बात करना है, हमें कुछ जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनके ऊपर हमें बात करना है, और हम लोगों को इनके ऊपर कुछ सेंटेंसेस भी लिखने हैं। टॉकिंग अबाउट दैट, we will see that ये हमारा आंसर नंबर 9 है। कुछ जो है कंज्यूमर राइट्स के बारे में अगर हम बात करें, हम लोगों ने पहले भी करा है, तो पहला हो जाएगा मेरे लिए राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो पहला राइट हो जाएगा। नाउ राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास राइट होता है कि उनको इन्फॉर्म किया जाए जो भी वो जानना चाहते हैं उस चीज़ से रिलेटेड जिसके अंदर की उनको अफेक्ट होने वाला है उस चीज़ का। तो दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म। उनको धोखे में नहीं रख सकते हैं, उनको अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा राइट टू चूज। कंज्यूमर्स जो हैं वो चूज कर सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। सो कंज्यूमर्स, उनके पास अधिकार होता है कि वो चूज़ करें। सेंटेंसेस पता है आप लोग खुद बनाएंगे, सेंटेंसेस मैं नहीं बनाऊंगी। सेंटेंसेस हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं सारे टॉपिक्स, तो सेंटेंसेस का जिम्मा आपका है, मैं आपको सिर्फ राइट्स बता रही हूँ। तो राइट टू चूज़ हो जाएगा दूसरा, और साथ में आपको एक्सप्लेन भी करूँ। राइट टू चूज़, सही गलत अपने लिए चुनना, अच्छा बुरा अपने लिए चुनना, ये हमारा खुद का अधिकार है। और थर्ड हमारा हो जाएगा राइट टू सीक रिड्रेसल। हमारे पास अधिकार है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम उसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं और इंसाफ मांग सकते हैं। तो राइट टू रिड्रेसल। एंड लास्टली इट विल बी, लास्ट विल बी फॉर मी, लास्ट इट विल बी टू राइट टू रिप्रेजेंट। हम अपने आप को कंज्यूमर फोरम के अंदर रिप्रेजेंट करने का अधिकार भी रखते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें रिप्रेजेंट लॉयर्स ही करेंगे, जबकि लॉयर्स जो है हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कंज्यूमर फोरम ऐसा कुछ नहीं कहती है। आप खुद को खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपना केस खुद लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट टू रिप्रेजेंट। नेक्स्ट इज, this we will have discussed the 9th question also. Now moving on to the 10th question. Let's look at the 10th question. By what means can the consumers express their solidarity? Consumers जो हैं किस तरीके से अपनी solidarity को दिखा सकते हैं? तो कंज्यूमर्स किस तरीके से अपनी सॉलिडारिटी को दिखा सकते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी सॉलिडारिटी दिखा सकते हैं। कंज्यूमर्स कैन शो देयर सॉलिडारिटी बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स। अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ग्रुप्स के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स। खुद को ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर करके और फाइट करे वो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। एंड फाइटिंग अगेंस्ट, जैसे कि RWA का केस है ना, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का, वैसे कि अगर किसी एक के साथ गलत होता है उनके मेंबर के साथ, तो इकट्ठे होकर के वो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग, अगर लोग जो है खुद को ऑर्गेनाइज कर लें ग्रुप्स के अंदर और वो फाइट करें अगेंस्ट
exploitative trades, fight against exploitation. और ये जो ग्रुप्स हैं लोगों के, ये रजिस्टर कर सकते हैं केसेस अगेंस्ट दी exploitation. Cases can be registered by these ग्रुप्स. तो ये जो ग्रुप्स हैं ये केस जो है वो फाइल कर सकते हैं और फिर उसको लड़ सकते हैं. ऑल्सो देयर कैन बी राइटिंग ऑफ आर्टिकल्स, होल्डिंग एग्जीबिशन, राइटिंग आर्टिकल्स, holding exhibitions can also be a way to inform people. Also we people see that another way जो प्रोटेक्शन है कंज्यूमर राइट का, वो आप अगर सपोर्ट करते हो, आप क्रिएट करते हैं कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस लोगों के बीच में, तो इस तरीके से जो है आप कंज्यूमर मूवमेंट को आगे लेकर के जा रहे हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दिस इज द 11th क्वेश्चन. क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया. हम लोगों को क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों हम लोगों को देख करके जो है अपनी राय बतानी है कंज्यूमर मूवमेंट के ऊपर इंडिया के अंदर. कंज्यूमर मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज़ आवर आंसर नंबर 11. कंज्यूमर मूवमेंट को अगर मैं देखूं तो कुछ प्रोग्रेस हुआ है, कुछ गोल्स जो है उसने अचीव किए हैं, कुछ गोल्स जो हैं अभी भी उन्हें अचीव करने बाकी हैं अगर हम लोग इसे क्रिटिकली एग्जामिन करें तो. और जो कंज्यूमर रिड्रेसल का प्रोसेस है, कभी कभी हम जब उसको देखते हैं, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी cumbersome, it is very troublesome, it is very time consuming, it is very expensive. इट इज़ नॉट दैट ईजी, जो कि ईजी होना चाहिए बट ईजी नहीं है. उस तरीके के स्टेप्स अभी नहीं लिए गए हैं जिसमें कि इसको इतना आसान बना दिया गया हो लोगों के लिए कि लोगों को आसानी से उनको न्याय मिल रहा हो. तो ऐसा नहीं है, स्टिल टू बी डन. तो इसको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया has achieved some goals and has also been not been able to achieve some certain goals and has to still fulfill some goals. Next we will see that जो प्रोसेस है पूरा इसका हमारा कंज्यूमर रिड्रेसल का. कंज्यूमर redressal is sometimes expensive, cumbersome, time consuming, जो लॉयर्स हैं उनको हायर करना पड़ता है, तो एक्सपेंसिव तो अपने आप ही हो गया. और काफ़ी सारे जो लोग हैं हमारे यहाँ पे वो इलिटरेट हैं, गरीब हैं, तो वो केसेस नहीं कर सकते हैं, वो कोर्ट्स के अंदर लॉयर्स को जो है वो नहीं ला सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा और समय लगता है. इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं काफ़ी बार जो शॉपकीपर्स हैं
वो प्रॉपर बिल जो है वो नहीं देते हैं किसी कमोडिटी का, इसलिए जो केस है वो उनके खिलाफ डालना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन makes redressal difficult. नेक्स्ट वी विल सी दैट जो वर्किंग है मार्केट का वो भी कंज्यूमर्स के हिसाब से जो है वो उस तरीके का नहीं स्टैंडर्ड कभी कभी मेंटेन करता है, बट यू नो इट इज़ जो स्टेप्स हैं टू रेगुलेट, दे नीड मोर एंड मोर सिवेरिटी, मोर एंड मोर, कहते हैं ना एक जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वे पीपल सी दैट regulation regarding consumer laws in a proper manner is necessary. These are some of the things that I have pointed out. आप लोग जो है वो वीडियो को पॉज करके नोट्स ले सकते हैं। अब मैं जो हूँ आपके साथ बुक के अंदर ही 2 क्वेश्चंस हमारे रह रहे हैं, आई थिंक 12th एंड 13th, तो मैं उसको बुक के अंदर ही आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लूँगी। सो लेट्स डिस्कस। हियर इज़ द बुक and I will be discussing the question here itself. थोड़ा जूम कर देते हैं आप लोगों के आसानी के लिए, इतना जूम बहुत है, इतना जूम बहुत है, आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा अब स्क्रीन के ऊपर। हम लोग 12th क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें मैच करना है जो भी जिसका भी बनता है, जिसके भी साथ हमें उसे मैच करना है। तो पहला है अवेलिंग डिटेल्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी इंग्रेडिएंट की डिटेल्स को लेना, अवेल करना, उसको हम किसके साथ जोड़ सकते हैं? इसका जब हम किसी चीज़ की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो इसको हम कहाँ जोड़ सकते हैं? इसको हम राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट के आगे मैं लगाऊंगी ई, इसको हम राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं एग मार्क। एग मार्क जो है वो किस चीज़ का सर्टिफिकेशन है? वो सर्टिफिकेशन है खाने के सामान का। तो खाने का सामान हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा, सर्टिफिकेशन ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड सीरियल। एग मार्क के आगे हमारा लगता है सी ऑप्शन। इसके बाद अगला है एक्सीडेंट ड्यू टू द फॉल्टी इंजन इन अ स्कूटर। एक्सीडेंट हुआ, किस वजह से हुआ? फॉल्टी इंजन की वजह से हुआ स्कूटर के, तो इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं? नाउ दिस इज़ समथिंग जिसके अंदर कि हमारी सेफ्टी इन्वॉल्व है, हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया है, तो ये हम जोड़ सकते हैं किसके साथ? ये हम जोड़ेंगे अपना राइट टू सेफ्टी के साथ, पहला ही जो हमारा ऑप्शन है उसके साथ इसको हम जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो गया ए ऑप्शन। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है वो क्या करता है? वो केसेस के साथ डील करता है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डीलिंग विद कंज्यूमर केसेस। तो ये हमारा हो गया बी, क्योंकि वो केसेस के साथ डील करता है। आगे चलते हैं कंज्यूमर्स इंटरनेशनल। कंज्यूमर इंटरनेशनल जो है वो क्या है? जब इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि ग्लोबली जो है कंज्यूमर्स उनकी अच्छे के लिए काम कर रहा हो, तो हमारा आंसर रहेगा ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा हो गया एफ। देन वी विल सी
दैट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये ऑब्वियसली हमारा एक ही बचा है, ये वो एजेंसी है जो कि डेवलप करती है स्टैंडर्ड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज के, तो ये हो गया हमारा डी। तो इट इज EACBFD। ओके, सो विद दिस वी पीपल हैव मैच्ड द फॉलोइंग्स। आगे चलते हैं, लास्ट में 13th जो है हमारा क्वेश्चन, जो कि ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है। थोड़ा और जूम इन कर देती हूँ मैं, अगर आप लोगों को दिक्कत लग रहा है तो। आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर होगा। हैंग ऑन, लेट द स्क्रीन बी क्लियर। यस, तो पहले तो आप एक बार दोबारा से ये देख लीजिए, ऊपर वाला जो हिस्सा है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसको किसके साथ जोड़ना है, ये मैंने आप लोगों को कोडिंग्स लिख कर दिया है, इसके आगे कौन सा ऑप्शन आता है। अब आगे की तरफ चल रहे हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो पहला है हम लोगों के लिए, कॉपरा अप्लाइज ओनली टू गुड्स। जो कॉपरा है वो सिर्फ गुड्स के ऊपर ही अप्लाई होता है, तो ये तो गलत है। कॉपरा इतना लिमिटेड एक्ट नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इस वजह से जो है कॉपरा ये वाला हो गया फॉल्स। तो फॉल्स, जिसके आगे फॉल्स लगेगा मैं F लिखूंगी, जिसके आगे ट्रू है उसके आगे मैं T लिख देती हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैज़ एक्सक्लूसिव कोड्स फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल। तो इंडिया उन कंट्रीज़ में से है जिसने अपने कंज्यूमर्स के लिए अलग से एक कोड दे रखा है जस्टिस के लिए। तो इज़ इट ट्रू और इज़ इट फॉल्स? ऑब्वियसली इट इज़ ट्रू, तो यहाँ पर आएगा ट्रू। T लगा दिया है मैंने सेकेंड पे। आगे चलते हैं, अगला वाला देखें ज़रा क्या है हम लोगों के लिए। हैंग ऑन प्लीज, यस, हियर क्लियरली दिख रहा होगा आप लोगों को। तो जब व्हेन अ कंज्यूमर फील्स दैट ही हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड ही मस्ट फाइल अ केस इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। जब एक कंज्यूमर को लगता है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो उसको केस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के अंदर फाइल कर देना चाहिए। बिल्कुल ट्रू, जब किसी को लगता है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो उनको ऐसा करना चाहिए। सो इट इज़ वर्थ वाइल कि जो कंज्यूमर है वो कोर्ट्स पे जाए अगर डैमेज हुआ है उनको ज़्यादा वैल्यू का। ये तो है ही, जितना ज़्यादा आपको नुकसान हुआ है उसी हिसाब से जो है आप लोग कोर्ट भी जाएंगे। सो येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अब 10-20 रुपए का अगर हुआ है तो उसमें कोर्ट 10-20 रुपए का तो काम करे नहीं, कि 20 लाख तक का किसी के साथ हो गया है घपला तो फिर कोर्ट है वहाँ के लिए। नेक्स्ट इज हॉलमार्क इज ए सर्टिफिकेशन मेंटेन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ज्वेलरी। यस, दिस इज अगेन ट्रू। हॉलमार्क जो है वो ज्वेलरी की सर्टिफिकेशन है, तो ये भी ट्रू हुआ। सेकेंड लास्ट है, जो कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक है, ये तो गलत है, तो इसलिए फॉल्स। और लास्ट है हम लोगों का, जो कंज्यूमर है उसके पास राइट है कि वो कॉम्पनसेशन ले सकता है डिपेंडिंग कि उसको कितने हद तक का नुकसान हुआ है, तो दिस इज ट्रू। तो हियर इट विल बी ट्रू। तो इट इज ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। ये हमारा ये सारा खत्म हो गया है। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर चुके हैं, पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। विद दिस चैप्टर वी पीपल हैव इवन डिस्कस्ड द होल बुक। पूरा बुक खत्म हो गया हमारा। 5 के 5 चैप्टर्स जो है हमारे इकोनॉमिक्स के वो खत्म हो चुके हैं। सो नाउ आई जस्ट एंड अप दिस सेशन। दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।